अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपके रोज़े भी अच्छे जा रहे होंगे। अल्लाह ताला हमारी बातों को कबूल करे। आज जो हम लोगों ने टॉपिक कवर करना है वो है इंटरनेशनल डेट। इसमें हम देखेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल डेट। ठीक है। अब डेट किसको कहते हैं? कर्ज़े को। कि पाकिस्तान पे हम देखेंगे ऑलरेडी कितना कर्ज़ा है। अक्सर आपने सुना होगा, मतलब एज एन इकॉनमी से अगर हम लिंक करें तो हम बात करते हैं कि हमारी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, हम पे बहुत ज़्यादा कर्ज़ा है जिसकी वजह से हमारे मुल्क में डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, हमें वो कर्ज़ा अदा करना है, जो कि एक बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर बना हुआ है। टोटल इस वक्त अगर एक्सटर्नल डेट की बात करें तो पाकिस्तान पर एक्सटर्नल डेट अप्रॉक्सीमेटली $105 बिलियन है। ठीक है, इट्स एन ह्यूज अमाउंट। ठीक है, तो पाकिस्तान पे ये डेट जो है हमारे पास, ये सबसे मेजर कॉज बन रहा है कि हम तरक्की नहीं कर पा रहे। हमें ये डेट पे करना पड़ता है जिसकी वजह से इशू हमारे पास इकॉनमी में हमें ये फेस करना पड़ता है कि हम लोग अपने ये जो पैसे हैं हमारे पास टैक्सेस के फॉर्म में इकट्ठे होते हैं इकॉनमी में, हम लोग इसको अपने डेवलपमेंट में नहीं लगा पा रहे, एजुकेशन में नहीं लगा पा रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह के किसी भी काम में ये पैसा यूटिलाइज़ नहीं हो रहा। ये पैसा सिर्फ बाहर जा रहा है, जो कि हम लोगों ने अपने बुरे वक्तों में लिया था और शायद उसकी ज़रूरत नहीं भी थी, हमने फिर भी इसको लिया था। उसके ऊपर टैक्स भी लगता जा रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ होता जा रहा है डे बाय डे, और इस अमाउंट को कम होने के बजाय हमारे जो लीडर्स हैं वो और लेकर बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रेशर है हमारे पे। आपने सुना होगा IMF और वर्ल्ड बैंक का नाम। IMF और वर्ल्ड बैंक ऐसे अदारे हैं जो कि हमें लोन प्रोवाइड करते हैं। IMF प्लस वर्ल्ड बैंक। IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। ठीक है, ये एक ऐसा अदारा है जो कि आपको लोन देने का काम करता है। लोन आपको कैसे प्रोवाइड किया जाता है? कुछ शर्तों के साथ, कुछ आपके पास पॉलिसीज़ IMF आपको अपनी देता है कि आपने अपनी इकॉनमी को ऐसे से लाना है, इतने % टैक्स लेने हैं, ऐसे करना है, वैसे करना है। वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वो आप पे लागू कर दिया जाता है। वो कहते हैं ना, मतलब कि खुद इंसान अपनी मर्ज़ी से खड़ा रहे तो मतलब 3-4 घंटे भी खड़े होकर हम अपने दोस्तों से बातें करते रहते हैं, हमें कोई इशू नहीं हो रहा होता। लेकिन वही क्लास में अगर टीचर पनिशमेंट देते हैं और कहें कि अब आपने 5 मिनट खड़े रहना, तो वो 5 मिनट हमें बहुत ज़्यादा लग रहे होते हैं और उन 5 मिनट में खड़े होना हमारे लिए इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो सेम ये सिचुएशन है कि हम अपनी जो कंट्री है उसमें खुद कुछ नहीं कर पा रहे। टैक्सी हम लोगों ने डेट इतना ज़्यादा ले लिया है कि हम लोगों को अपनी पॉलिसीज़ भी सारी जो है IMF के अकॉर्डिंग ही रन करनी पड़ रही हैं। एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम हम लोग नोट खुद क्यों नहीं छाप लेते? ठीक है, नोट खुद छाप के हम लोग अपना कर्जा दे दें। तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है। यही तो वजह है कि पॉलिसीज़ पीछे से सारी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। वो पॉलिसीज़ क्या कहती हैं? पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग हमें एक प्रॉपर पैटर्न पे चलना है। हमें अपने पैसे को प्रोड्यूस करने से पहले 20% उसके बैक पे रिज़र्व रखना है। जब तक रिज़र्व नहीं हम रखेंगे हम लोग खुद से नोट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो एक वो प्रॉपर चैनल होता है। ठीक है, छोटे होते मैं भी ये सोचती थी कि कोई एक मशीन होनी चाहिए जिससे बंदा जल्दी जल्दी नोट छापता जाए और बंदा अमीर हो जाए। लेकिन जब इकनॉमिक्स को पढ़ा समझा, प्रैक्टिकल लाइफ में आए, तो आइडिया हुआ कि इट्स नॉट पॉसिबल। इसके पीछे एक पूरा प्रॉपर पैटर्न होता है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम लोग नोट खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम करेंसी ज़्यादा प्रोड्यूस खुद करेंगे तो हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन हो जाएगी, और अगर नहीं करेंगे डिफ्लेशन हो जाएगी। तो इसको हमें बैलेंस रखना पड़ता है। बैलेंस रखने के लिए दो पॉलिसीज़ यूज़ होती हैं। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, एक फ़िज़िकल पॉलिसी। फ़िज़िकल पॉलिसी जो होती है वो गवर्नमेंट बनाती है, जबकि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है आपके पास, वो आपका सेंट्रल बैंक बना रहा होता है। और पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हमें इश्यूज़ होते हैं, इंटरनल बातों का हमें नहीं पता होता। अक्सर हम लोग अपने पॉलिटिशियंस को भी यूँ ही क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि इसने ऐसे क्या किया, इसने वैसे क्या किया। पर्सनली मुझे इमरान खान पसंद है। मैं कहती हूँ उसने इकनॉमिक्स पढ़ी है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इकनॉमिक्स को अप्लाई करेगा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। तो वही है, हमें किसी को क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करना चाहिए। घर बैठे तो हम बहुत कह देते हैं कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए, लेकिन एक प्रॉपर चैनल होता है, हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की। क्या ये चीज़ अगर हम ऐसे पॉलिसी को बनाएंगे, क्या हमारी इकॉनमी पे वो एप्लीकेबल होगी, क्या हम उस पर काम कर सकेंगे? अब अगर कंट्री को चलाने के लिए जो हमारे पास सोर्सेज है ना, मेजर 5 सोर्सेज है हमारे पास। 5 सोर्सेज।
5 सोर्सेज हैं मेजर हमारे पास इकोनॉमी के पास जो होती है, जहाँ से पैसा इकट्ठा करके जो है हम लोग अपनी इकोनॉमी को रन करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे वो सोर्सेज कौन कौन से हमारे पास, कहाँ कहाँ से हमारे पास पैसा आता है, कैसे एक मुल्क जो है चलाया जा सकता है, ठीक है। पहला पॉइंट जो उसमें हमारे पास आएगा वो ये है कि कैपिटल को हम लोग रेस करते हैं थ्रू सरप्लस बजटिंग, ठीक है। तो मतलब हमारे पास बजट का आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा होगा, यहाँ पे एक शॉर्टकट में मैं लिख देती हूँ फिर इसको एक्सप्लेन करती हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को ये जो लेक्चर मैं लिख रही हूँ ये चाहिए हुआ करे तो मुझे आप लोग रिवाइंड करवा दिया करें, मैं आप लोग को एक ग्रुप में शेयर कर दिया करूँगी, आप लोग के जो व्हाट्सएप ग्रुप है। अच्छा, सरप्लस बजट की बात करते हैं। सरप्लस बजट में मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे अगर लेट्स सपोज हमारे घर का जो खर्चा है, इनकम जो है 1 लाख है, ठीक है, लेट्स सपोज, ठीक है, 1 लाख है। तो 1 लाख में से हमारी जो सोर्सेज हैं, वो सारा जो एक्सपेंस आ रहा है हमारे पास वो हमारा 80,000 है। बाकी जो 20,000 बचता है, ठीक है, उसको हम सेविंग्स के तौर पे कंसीडर कर लेते हैं। तो हम उसको कहेंगे सरप्लस बजट है, ये एक्स्ट्रा बजट हमारे पास बच गया पैसा, उसको हम किसी और काम में यूटिलाइज़ कर लेंगे। इसी तरह हमारे मुल्क के पास भी होता है, जब रेवेन्यू इकट्ठा होता है थ्रू टैक्सेस तो हम उसको माइनस करते हैं अपने सारे एक्सपेंडिचर। अगर पैसे बच जाएँ तो वो हमारे पास सोर्स ऑफ कैपिटल बन जाता है, उसको हम किसी और तरीके में किसी और काम में लगा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये एक सोर्स है हमारे पास जिससे हम लोग पैसा जो है इकट्ठा कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास सोर्स है वो है पब्लिक एंटरप्राइज। पब्लिक एंटरप्राइज और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास चल रही हैं, ठीक है। जस्ट लाइक पब्लिक के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, एक तो हमारे पास टैक्सीज हो गया ना, ठीक है। टैक्सीज की बात नहीं, जस्ट पब्लिक एंटरप्राइजेस की बात हो रही है। जस्ट लाइक मेट्रो ट्रेन चल रही है तो वहाँ पर लाखों लोग डेली ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो भी एक हमारे पास सोर्स ऑफ कैपिटल कंसिडर किया जाएगा। थर्ड हमारे पास है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिनेट फाइनेंसिंग से मुराद हमारे पास यहाँ पे आएगा गवर्नमेंट में रिस्टोर टू डेफिनेट फाइनेंसिंग फॉर, हाँ जी, सप्लीमेंट्री डोमेस्टिक सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जो करके हम लोग अपना फाइनेंस जनरेट करते हैं, उसको भी वो भी हमारे पास एक सोर्स ऑफ इनकम किया जाता है। फोर्थ हमारे पास है गवर्नमेंट जो है वो बोरो कर सकती है अपनी ही कंट्री के लोगों से पैसे, ठीक है, अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करने के लिए। जस्ट लाइक अगर अपनी ही कंट्री के लोगों से जो हम लोग पैसा लेते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स आएगा यहाँ पे, टैक्सेशन आप इसको कह सकते हो, ठीक है, गवर्नमेंट बोरिंग इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है आपके पास वो है गवर्नमेंट जो है वो आपके पास दूसरी कंट्री से लोन्स या एड लेती है। लोन्स क्या है? कर्जे लेना, ठीक है, बाहर से किसी के मुँह से कर्जा ले लेना, ठीक है। या एड जो होती है वो तो फ्री में दी जाती है। जस्ट लाइक अगर अभी कोरोना का इशू चल रहा है तो चाइना जो हमें वहाँ से चाइना ने हमें फ्री मास्क वगैरह गिफ्ट किए हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो उसकी एड है, इमदाद जिसको कहा जाता है। फ्री मास्क वगैरह जो आपको सप्लाई किए गए हैं, या इसके अलावा जब 2005 में अर्थक्वेक आया था तब भी बहुत ज़्यादा एड जो हमें बाहर के मुल्कों से मिली थी, वो एड जो होती है फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। जस्ट लाइक आप कह लो कि जो ह्यूमन बीइंग हम किसी की मदद कर रहे हैं, ठीक है, जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम उससे कुछ आगे से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं ये हमें देगा, हम जस्ट अल्लाह के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है, अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए। तो इसी तरह वो भी एज ए ह्यूमन बीइंग एक दूसरे की हेल्प की जाती है, कंट्री से एक दूसरे की हेल्प करती हैं। जबकि जो लोन है, जो डेट है हमारे पास, वो एक तो कर्ज़ा होता है, एक कर्ज़ा होता है जो सिंपल होता है, जैसे कि आपके बहन भाई ने मांगा आपको, ठीक है, 1000 मुझे दे दो, मैं आपको कल दे दूँगा, आप उसे दे देते हो, ठीक है, तो ये नॉर्मल वे है। लेकिन अगर आप वही जो है आप किसी और को, आपको किसी एक्सटर्नल पर्सन को देना हो जिसको आप नहीं जानते, ठीक है, उसको फिर आप कंडीशंस भी लगाओगे साथ, ठीक है, तो मैं दे देता हूँ लेकिन तुम मुझे अपना आईडी कार्ड मेरे पास रखवाओ, तुम ये करो वो करो, आप एज अ सिक्योरिटी भी कुछ चीज़ें रखती हो। तो सेम प्रोसीजर यही है कि IMF जो हमसे हमें कर्ज़ा देता है तो हमारे पास वो कुछ पॉलिसीज़ भी इम्प्लीमेंट करता है जो कि हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। जो मोस्टली लेस डेवलप कंट्रीज़ हैं वो हमारे पास डिपेंड कर रही होती हैं सोर्सेज पे। लास्ट 2 सोर्सेज जो हम लोगों ने पढ़े हैं, एक तो हमारे पास टैक्सेशन है, ठीक है, लेस डेवलप कंट्री कौन है? पाकिस्तान लेस डेवलप कंट्री है, टैक्सेशन पर डिपेंड कर रही है। और फिफ्थ सोर्स हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था? हाँ जी, लॉन्स और एड, ठीक है। तो हमारी जो कंट्री है वो ज़्यादा इन दोनों सोर्सेज पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, क्योंकि इन तीनों सोर्सेज से हमें पैसे जनरेट, कैपिटल जनरेट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास जो
अब डोमेस्टिक डेट और एक्सटर्नल डेट में क्या मुराद है? डोमेस्टिक डेट से मुराद होगी अगर हम अपने मुल्क के अंदर से किसी से, ठीक है, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड की अगर हम मुल्क के अंदर तजारत कर रहे हैं, इसी तरह हमारे पास डोमेस्टिक डेट है। डोमेस्टिक डेट का मतलब है अगर हम अपने मुल्क के अंदर ही रह के किसी से कर्ज़ा ले रहे हैं तो वो डोमेस्टिक डेट है, और ये जो होगा इन द फॉर्म ऑफ रुपीस होगा। लेकिन अगर हम फ़ॉरेन कंट्री से किसी बाहर के मुल्क से कर्ज़ा ले रहे हैं, ठीक है, तो वो तो एक तो पहली बात है वो रुपीस में नहीं होगा, वो एक इंटरनेशनल यूनिट होगा हमारे पास, और इंटरनेशनल यूनिट ऑफ अकाउंट जो है हमारे पास वो डॉलर यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उसको हम एक्सटर्नल डेट कहते हैं, जो हम बाहर के मुल्क से लेते हैं। बाहर के मुल्क से भी लिया जा सकता है, वो हम लोग IMF और वो जो है इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स आप उसको पे बैक करते हो, ठीक है। अब जो डेट है उसका जो ऑब्लिगेशन होता है, उसको लेने का जो प्राइस होता है वो ये होता है कि आप उसको ऑन टाइम जो है वापस कर दो, ठीक है, ताकि आपके वो जो फ्रेंडली रिलेशनशिप है वो भी ख़राब ना हो, और आने वाले वक्त में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप वो उसको रिटर्न भी कर दो। पर अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा नहीं कर पा रहे। यहाँ पे मैं बात करती हूँ डोमेस्टिक डेट की। तो डोमेस्टिक डेट हमारे पास क्या है, इसको इंटरनल डेट भी कहते हैं, ठीक है। इंटरनल डेट क्या होता है, जो हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट से टैक्स लिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, लेट्स सपोज अगर गवर्नमेंट जो है स्टेट बैंक से कोई कर्ज़ा ले लेती है इकॉनमी को रन करने के लिए, तो वो हम कहेंगे ये हमारे पास इंटरनल डेट है, ठीक है, डोमेस्टिक ट्रेड है। तो हमारे पास डोमेस्टिक डेट भी हमारे सर पर है, जो हमें अपने ही बैंक को वापस करके अपनी इकॉनमी को बैलेंस डाउन करना है, ठीक है। डोमेस्टिक डेट के लिए आप लोग अगर हम बात करें तो इसके जो कंसिस्ट होता है किस किस चीज़ पर होता है, एक तो ये परमानेंट डेट होता है, ठीक है, या मीडियम या लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म डेट नहीं होता, इसको हमें मीडियम या लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर किया जाता है, मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए ये लोन लिया जाता है बैंक से, ठीक है। दूसरा है फ्लोटिंग डेट होता है। फ्लोटिंग डेट के अगर आपके पास पहले पैसे आ जाते हैं तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो, कोई ऐसी इम्प्लिकेशन नहीं है कि आपको ऑन द टाइम ऑन द स्पॉट ही इसको पे करना है, ठीक है। क्या जो हमारे पास डोमेस्टिक डेट होता है, जो अपने ही बैंक से हम लोगों ने लिया होता है, अपनी इकॉनमी से अपने ही लोगों से लिया होता है, क्या वो बर्डन होता है इकॉनमी पे? तो इसका माइंड आप कुछ सोचें माइंड में कि क्या वो बर्डन होता है नहीं। तो यस, ये बर्डन होता है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। पहला प्रॉब्लम तो ये क्रिएट करता है कि हमारा वॉल्यूम ऑफ डेट जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू पास ईयर्स, ठीक है। और हमारे पे एक दूसरा पॉइंट ये है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमने किसी का कर्जा देना है, ठीक है, और वो एक आपके पास एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपके पास वर्स्ट कंडीशन क्रिएट करता है। जो टैक्स है हमारे पास बर्डन होता है इन द फॉर्म ऑफ कि हमारे पास जो रियल कॉस्ट ऑफ बोरिंग होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरा हमारे पास नेट ट्रांसफ़र लोन जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। गवर्नमेंट की एबिलिटी जो होती है रिड्यूस हो जाती है, मतलब उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं जो उसने हेल्थ सेक्टर पे, एजुकेशन सेक्टर पे, पॉपुलेशन के प्लानिंग पे करने होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि उसने वो पैसे अब यहाँ पे नहीं लगाने, उसने वो पैसे दोबारा अपने बैंक को वापस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसको ये प्रॉब्लम भी आता है। तो इन शॉर्टकट हम इसको समराइज़ करके ये कहेंगे कि येस, जो हमारे पास फॉरेन डोमेस्टिक डेट होता है हमारा, वो इकॉनमी पे भी बर्डन बनता है। फॉरेन डेट तो बनता ही बनता है, लेकिन डोमेस्टिक डेट भी हमारे पास बर्डन बनता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सजेशंस, ठीक है, कि हम लोग क्या करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे सजेशंस और पॉलिसीज़ कि हमें क्या करना चाहिए अपनी इकॉनमी को ओवरकम करने के लिए, अपनी इकॉनमी का टैक्स। पहला जो आपके पास माइंड में आएगा पॉइंट वो ये होगा कि आपने अपने करंट डेफिसिट का जो डिफरेंस है उसको रिमूव करना है। हमें अपने करंट डेफिसिट से मुराद है कि हमें अपने जो इंपोर्ट हैं वो ज़्यादा करने हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करने हैं, इंपोर्ट कम करने हैं। एक्सपोर्ट्स कहते हैं बाहर चीज़ें बेचने को, ठीक है, और इंपोर्ट कहते हैं मंगवाने को। जब हम बाहर चीज़ें बेचेंगे तो डेफिनेटली बाहर की करेंसी हमारे पास आएगी। जब बाहर की करेंसी हमारे पास आएगी तो हमारी इकॉनमी को एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बेनिफिट होता है, जो कि हमारी हेल्प करता है कि हम लोग अपने पब्लिक डेट को रिड्यूस कर सकें। दूसरा, हमें अपना एक्सचेंज रेट बैलेंस करना है। एक्सचेंज रेट होता है, यहाँ पे आपको एक्सचेंज रेट का फॉर्मूला लिख के बताते हैं, ओके। एक्सचेंज रेट होती है आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है, ठीक है, उसको आप देख रहे होते हो इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी,
कि आपके मुल्क की करेंसी और बाहर के मुल्क की करेंसी में कितना फ़र्क है। तो आपने देखा होगा डॉलर की प्राइस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे 150 रुपये हों तो वहाँ का $1 बनता है। तो हमारी करेंसी कितनी ज़्यादा डिवेल्यूएट हो गई है, कितनी ज़्यादा हमारी कंट्री की करेंसी जो है वो कम है। तो इसलिए हमें एक्सचेंज रेट को बैलेंस करना है, स्टेबलाइज़ करना है। जब हमारी एक्सचेंज रेट बैलेंस होगी तो हमें उनसे, अगर हमने लेट्स सपोज 1 रुपया, उनका तो 1 रुपया है ना, $1 है, उनका $1 है, उनके लिए इसकी कोई वर्थ नहीं, लेकिन हमारे लिए 150 की वर्थ है। तो जब हमारा एक्सचेंज रेट स्टेबल होगा हमारी इकॉनमी में, तो हम इजीली अपनी जो है इकॉनमी को बैलेंस कर पाएंगे। क्या होगा, हमें किसी ज़्यादा हर्डल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर उनका 1 है तो हमारा भी 1 है, ठीक है, तो हम इजीली उनको पे बैक कर देंगे। यही है कि अगर आप किसी से, अक्सर आपने देखा होगा बैंक्स में जो लोन है वो आपको सूद का लफ्ज़ यूज़ होता है, आपको सूद पे मिलता है, अक्सर बैंक्स में मिलता है, ठीक है, कि आप 1 लाख रुपया रहे हो, उस पर आपको 2,000 एक्स्ट्रा मिल रहा होता है, ठीक है, होता तो वो सूद है। लेकिन अगर हम बात करें अपनी वैसी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं स्पेशली बैकवर्ड एरियाज़ में, मैंने ये चीज़ को ऑब्जर्व की है कि वो पुअर क्लास इकॉनमी को लोन दे देते हैं, ठीक है, लोन दे के क्या कहते हैं कि जी मैं तुम्हें 1 लाख दे रहा हूँ, तुमने अब 1,25,000 मुझे वापस करना है, ठीक है, और 1,25,000 तुमने वापस मुझे करना है 1 साल के बाद, लेकिन तुमने हर महीने मुझे दो हज़ार देते जाना है, ठीक है। क्या है उसके ऊपर, उसका टैक्स भी उधर, उसकी अमाउंट भी उधर की उधर ही है, ठीक है, उसको अमाउंट भी पे करनी है, उसको टेंशन भी, उसकी अमाउंट जो है दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जा रही है। अगर वो आज के दौर में 1,50,000 ले रहा है, तो वो आने वाले 5 साल के बाद 1,50,000 की वर्थ जो होगी ज़्यादा हो जाएगी। वो इतने नहीं होंगे जितने उसने आज लिए हैं। देखने में तो सेम अमाउंट है, 1,50,000 आज और 1,50,000 5 साल बाद, लेकिन उसकी वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है, तब उसको कमाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और लेने वाले के लिए तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन देने वाले के लिए उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। तो ये भी आपके पास एक प्रॉब्लम आता है। इसलिए जो आपके पास एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल होना चाहिए, आपकी इकॉनमी और उनकी इकॉनमी के जो यूनिट ऑफ अकाउंट है वो सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है वो ये है कि हमारी जो फिज़िकल पॉलिसी है और जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो जो है एफिशिएंटली काम करें, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, ठीक है। ये इंशाल्लाह अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में भी देखेंगे, फिज़िकल एंड, इसका मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ। फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी जो है इफेक्टिव वर्क करें, इससे मुराद ये है कि इन्फ्लेशन कंट्री में ना हो, ऐसा ना हो कि पैसा बहुत ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अगर पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जब वैल्यू कम हो जाएगी तो हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अपना कर्ज़ा पे करने में। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन्स में बी टेकन एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू पे द रिड्यूस एक्सपेंसिव। हम जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, लोन जो लेते हैं, एक तो वो लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि वो लॉन्ग टर्म नहीं होने चाहिए, हमें छोटे अरसे के लिए लेने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लंबे अरसे के लिए हम लोग लेते हैं उस पर इंटरेस्ट रेट उतना ही ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। तो हम शॉर्ट टर्म के लिए लेंगे, इंटरेस्ट रेट कम होगा उस पर, तो हमें चाहिए कि अगर हमें लोन चाहिए भी तो हम लोग शॉर्ट टर्म पे लें, ठीक है, ताकि उसको फ़ौरन पे किया जा सके कम इंटरेस्ट के साथ। जितनी ज़्यादा देर के लिए हम लोग लेंगे, जितना ज़्यादा इस प्रोसीजर को हम लंबा करेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को हम लेंथी करेंगे, उतना ज़्यादा हमें इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। लेट्स सपोज अगर मुझे आज पे करना है तो मुझे 10 रुपीज़ मैंने आपसे लिए हैं, ठीक है, आप मुझे कहती है कि मैं आपको नेक्स्ट, आज फ्राइडे है, अब मैं आपको नेक्स्ट फ्राइडे को जो है वापस कर दूँ, ठीक है, तो मैं, आप मुझे कहती हो कि आपने बस मुझे 15 रुपये वापस करने हैं, ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म है, मुझे 5 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, ठीक है, तो मैं इस कंडीशन में फिजिबल हूँ तो मैं आपसे ले लूँगी। लेकिन अगर मैं कहती हूँ मैं आपको 1 साल बाद वापस करूँगी, तो आप मुझे कहती हो नहीं, फिर आप मुझे 100 वापस करेंगी या 200 वापस करेंगी, तो वो क्या है, आप पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि इकॉनमी में के जो अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए हर्डल बनता है। मुझे जो बाकी उन पैसों से, जो मैं पैसे आपको एक्स्ट्रा दे रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, वो मैं अपने किसी और काम के लिए भी यूज़ कर सकती थी। इसीलिए हमें चाहिए कि हम लोग शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट को, शॉर्ट टर्म लोन्स को प्रेफर करें एज़ कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट को इंक्रीज़ करना चाहिए अपना फ्रेंडली रिलेशनशिप अपनी दूसरी कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ के साथ, IMF के साथ। जब हमारे पास फ्रेंडली रिलेशन होंगे, वो कहते हैं ना, दोस्त दोस्त के काम आता है, तो जब आपकी और मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप मुझे वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे सकती हो। आप मुझे ऐसे भी कहोगे चले मिस आपको चाहिए तो आप ले लें, आप मुझे नेक्स्ट फ्राइडे को ना वापस कर दीजिएगा, ठीक है, मतलब मैं आपसे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं ले रही। तो आपके पास पॉइंट ये भी आता है कि आपके पास फ्रेंडली रिलेशनशिप होनी चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास जो डोमेस्टिक लोन है आपका, ठीक है, उसको आपको रिड्यूस करना है, क्योंकि आप जब तक उसको रिड्यूस करने की कोशिश नहीं करोगे, आप रिड्यूस कैसे करोगे? एक तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर पे और पोटेंशियल जो आपके पास फील्ड्स हैं, ठीक है, उनका जो है आप टैक्स जो है कम कर दो। जब आप टैक्स कम कर दोगे आपके मुल्क में प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो आपके पास पैसे ज़्यादा आएंगे। जब पैसे ज़्यादा आएंगे तो आप अपना टैक्स ईज़िली पे कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे टैक्सेशन हमें लो करनी है, ठीक है। अब लो क्यों करनी है? ताकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास पॉइंट नंबर 8 है, ठीक है, यहाँ पे 7 सॉरी। इसमें हम देखते हैं कि हमारी इकॉनमी को नेक्स्ट क्या ऐसे स्टेप लेना चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो है डेट जो है इजीली पेएबल हो जाए। तो गवर्नमेंट को जो है वो ग्लोबल कैपिटल मार्केट में जो है एंटर होना चाहिए, ठीक है, विद द लो इंटरेस्ट रेट। हमारे जो गुड्स हैं सर्विसेज हैं, अक्सर तो मतलब सुनने में यही आता है कि हमारी जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छा फ्रूट होता है, स्पेशली मैंगो की एक किस्म है जिसको चौंसा कहते हैं, वो सारा बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है। नो डाउट हमारे मुल्क की अच्छी चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट हो जाती हैं, लेकिन इतना एक्सपोर्ट रेट नहीं है हमारा जितना कि होना चाहिए। तो हमें क्या है, हमें कैपिटल मार्केट में एंटर होना है, ग्लोबल मार्केट में। जब हम ग्लोबल मार्केट में एंटर हो जाएंगे तो हम लोग अपनी अच्छी चीज़ें, हर तरह की चीज़ें जो है बाहर सप्लाई करेंगे। बाहर सप्लाई करेंगे तो हमारे वहाँ पे एक तो फ्रेंडली रिलेशंस क्रिएट होंगे, दूसरा हमारे पास जो है हमारे पास बाहर की करेंसी आएगी, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबल होगा, जिसकी वजह से हम जो है अपना टैक्स जो है, अपना जो डेट है वो रिड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है हमें अपनी जो ऐसी एजेंसीज़ हैं, ठीक है, जो कि आपका लोन माफ़ भी कर देती हैं। अक्सर आप, अगर मैं जनरल एग्जांपल भी लूँ तो हम देखते हैं कि वो गरीब बंदा है, हमने उसकी मदद किया, हमने उसको कहा था कि हमें मुझे पैसे दे देना, और हम देख रहे हैं कि अब वो इस हालत में नहीं है, टाइम आ गया है, ठीक है, उसे अब मुझे मेरे पैसे वापस करने हैं, पर वो इस हालत में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस पर रहम खा के उसको माफ़ कर देंगे। जस्ट लाइक अभी आपने रिसेंटली सुना होगा न्यूज़ में कि इमरान खान ने ये कहा है कि वर्ल्ड IMF से कि हमारा मुल्क तो पहले ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डाउन कंडीशन में है, ऊपर से हम लोग कोरोना की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो हमारा कर्ज़ा माफ़ कर दिया जाए, ठीक है। तो मैं भी अल्लाह करे IMF को तरस आ जाए और हमारा कर्ज़ा माफ़ हो जाए, ठीक है। तो एक ये कंडीशन भी है कि हमें ऐसी एजेंसीज से रब्ता करना चाहिए, इनको डोनर एजेंसीज कहते हैं, ठीक है, जो कि हमें ऐसा ऐसा भी कर सकती हैं कि हमें कर्ज़ा दें, ठीक है, हम वो कर्ज़ा लेके तो हम लोग उस कर्ज़े को बाहर जो है पे कर दें, ठीक है। या तो वैसा भी कर सकती हैं वो एजेंसीज़ के बाहर कह के हमारा कर्ज़ा कुछ कम करवा दें, ठीक है, ताकि हम पे बर्डन कम हो जाए। तो ये सारा प्रोसीजर होता है, ठीक है, एजेंसीज ऐसी मौजूद हैं। तो हमें उन एजेंसी से रब्ता करना चाहिए ताकि हमारा लोन जो है रिड्यूस हो सके, हमारा डेट रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट अभी हम लोगों ने एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट इसके साथ देखना है, वो है बजटरी पॉलिसी। अभी ये लेक्चर एक्सटेंड होगा। अभी हम लोगों ने जैसे इंटरनल डेट की बात की है, एक्सटर्नल डेट की तरफ हमने जाना है। मेन टॉपिक हमारा वही है, उसका मैंने आपको रेट बता दिया है, $102 बिलियन, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बजटरी पॉलिसी आपको बताऊंगी, उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सटर्नल डेट को मज़ीद देखेंगे। अब बजटरी पॉलिसी क्या होती है हमारे पास? बजटरी पॉलिसी हमारे पास एक ऐसा टूल है, ठीक है, बजटरी पॉलिसी एक टूल के कंसीडर करेंगे, एक ऐसा टूल जो कि हमारे पास इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम लोग मेंटेन कर सकें या फिर अचीव कर सकें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ठीक है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हमें अपने मुल्क में हर चीज़ जो है लिविंग स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ठीक है।
कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए, सेविंग्स प्रमोट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम एक पॉलिसी बनाते हैं जिसको हम बजटरी पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। बजटरी पॉलिसी में बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। एक साइड पे तो हमारे पास हमारे रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू कहते हैं आमदनी को, कितना पैसा आपके पास आ रहा है इन टैक्सेस के थ्रू, ठीक है। और दूसरी तरफ आप लोग रखते हो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर होता है खर्चे, गवर्नमेंट कितना एक्सपेंस कर रही है, कहाँ कहाँ कर रही है, हेल्थ पे कितना कर रही है, ठीक है, हेल्थ पे कितना हो रहा है, एजुकेशन पे कितना हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना हो रहा है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को आपस में कंपेयर किया जाता है, ठीक है, इसको इसके साथ, ठीक है। फिर एक प्रॉपर आपके पास बजटरी पॉलिसी बनाई जाती है, बजट प्लान किया जाता है कि कितना पैसा आया है, इस पैसे को कहाँ कहाँ हमारे पास लगना है। हमारे पास फिज़िकल ईयर होता है, ये पैसा कब आता है और उसको हम कब जो है कब से कब तक यूज़ करते हैं। और फिज़िकल ईयर ऑफ पाकिस्तान जो है हमारे पास 1 जुलाई से 31 जून तक चलता है, ठीक है। तो ये जो पीरियड होता है, इस पीरियड में हम लोग अपने रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर्स को कलेक्ट करते हैं, उसका बजट तैयार किया जा रहा होता है। हम देखते हैं हमारे पास बिफोर 1 जुलाई हम लोगों ने अपना सारा बजट देख लेना है। जुलाई टैक्स सबमिट करवाने के भी FBR एक अदारा है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो जब आपसे टैक्स मांगता है तो आपसे जुलाई से पहले पहले टैक्स ले लेता है। जब आपके पास पैसा सारा आया था, फिर जुलाई से पहले एक प्रॉपर बजट प्लान कर लेते हो, ठीक है। अपने पैसा इतना आया है, इसमें कहाँ कहाँ लगाना है, इसमें से कर्जा कितना देना है, एजुकेशन पे कितना लगेगा, एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ होंगे, ठीक है। वो सारा आप हिसाब बना के उसको नेक्स्ट ईयर इस डेट तक यूटिलाइज़ करते हो, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो ये बजट तैयार करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आजकल जो हमारे हैं वो हैं शेख हफीज़ हैं, यस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। ये प्योर इकोनॉमी का बंदा होता है, इकोनॉमिस्ट होता है, इसने इकोनॉमिक्स पढ़ी होती है, इसको बजट बनाना आता है, ठीक है। और आजकल जो हमारे हैं रिसेंटली वो हैं शेख हफीज़ या हफीज़ शेख नाम है, ठीक है, ठीक है। वो ये जो है पॉलिसीज़ बनाते हैं। अब इसके जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव होते हैं बनाने के, एक तो ये होता है कि हम लोग अपना रेवेन्यू जो है फर्दर जनरेट कैसे करेंगे, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। एक तो ये होता है हम लोगों ने देखना होता है कि नेक्स्ट हम रेवेन्यू फर्दर जनरेट कैसे करेंगे। दूसरा हम लोगों ने देखना होता है कि हमारे पास जो कैपिटल आ रहा है क्या वो लीगल सोर्सेज से है, और इस कैपिटल से हम नेक्स्ट फर्दर कैपिटल कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा आपके पास ओवरव्यू था बजटरी पॉलिसी का कि वो होती क्या है, वो कैसे कैसे काम करती है, ठीक है। अगर हम बजट रेवेन्यू बजट की बात करें कि हमारे पैसा आ कहाँ से रहा है, तो वो दो सोर्सेज होते हैं हमारे पास। उसमें एक हमारे पास होता है टैक्स का, ठीक है, और एक होता है नॉन टैक्स। नॉन टैक्स में आ जाता है आपके पास फ़ीस वगैरह जो आप टूल टैक्स ले लेते हो, ठीक है, या अक्सर पार्किंग के चार्जेस वगैरह, ठीक है। ये भी आपके पास होता है टैक्स की फॉर्म में, टैक्स की फॉर्म में नहीं होता, टैक्स से बगैर फॉर्म में होता है, जैसे लाइक प्रॉपर्टी की इनकम टैक्स वगैरह, ट्रेडिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो ये भी आपके पास रेवेन्यू के फॉर्म में ही आ रहा होता है। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल आपके पास कहाँ कहाँ से आ रहा होता है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कहाँ कहाँ करते हो, ठीक है। अभी हमने यहाँ बात की रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर की, रेवेन्यू हमारे पास कहाँ से आएगा, या तो टैक्सेशन से या नॉन टैक्सेशन के थ्रू से। और कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली आपके कहाँ पे हो रहे होते हैं, एक आपके पास होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट, ठीक है। ये आपके पास जितने भी फेडरल के अंडर अदारे आते हैं ना, ये सारे उसमें आते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है डिफेंस डिपार्टमेंट। अक्सर आपने सुना होगा कि आर्मी पे बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, वेपन्स हमारे पास बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। हमारे GDP का काफ़ी ज़्यादा बिग पोर्शन जो है वो डिफेंस पे यूटिलाइज हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर में आप कहोगे पुलिस सर्विसेज वगैरह जितनी भी इनका जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, सारा जो इन पे एक्सपेंस आता है वो एक एक्सपेंडिचर का हेड है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास जो हेड आता है वो आता है इकनॉमिक सर्विस का। इकनॉमिक सर्विस में आपने क्या करना होता है, आप लोग देखते हो वेलफेयर ऑफ पीपल के आप लोगों के लिए क्या काम करो, जैसे लाइक रोड बनवाना, रेलवे, वाटर सप्लाई करना, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ठीक है। तो ये जो है ये सारा इसके अंदर आता है। बेसिकली आपके पास ये 4 हेड्स होते हैं जहाँ पे आप लोग अपने कैपिटल अपने जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो, ठीक है। यहाँ से पैसा आ रहा है, ये 2 सोर्सेज से अलग कहाँ कहाँ रहा है, मेजर ये सेक्टर है, इसके अंदर सारे आप लोग के सेक्टर जो है कवर डाउन हो जाते हैं, ठीक है। बजटरी पॉलिसी आई होप कि आपके माइंड में रहेगा क्या है, और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको माइंड में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सटर्नल डेट पढ़ेंगे, और बेटा आप लोगों से एक
एज अ टीचर आप लोगों को एक मशवरा है कि आप लोग क्लास में बेटा यूनिटी नहीं है तो बेटा क्रिएट यूनिटी। रमज़ान का महीना है, एटलीस्ट इस रमज़ान के महीने के एहतराम करते हुए एक दूसरे के जो आप लोग के इख्तलाफ हैं, एक दूसरे के लिए दिलों में बातें हैं, उनको साफ़ कर लें एंड बेटा बी पॉजिटिव। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।